तो आज हम लोग सुलझाने के तरीके पर जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, औद्योगिक विवाद क्या है, कोई बताएंगे हमको? औद्योगिक क्षेत्र में जब नियोजक और श्रमिक के मध्य विवाद। अच्छा, तो केवल नियोजक और श्रमिक के बीच का विवाद औद्योगिक विवाद होगा? नहीं, श्रमिक 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 और औद्योगिक संघ और संघ और संघ। नहीं, क्लियर नहीं हुआ। आईडीएफ क्या कहता है? नियोजक और श्रमिक के बीच नियोजन या नियोजन के शर्तों को लेके कोई विवाद हो तो उसको औद्योगिक विवाद। तो यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि केवल नियोजक और श्रमिक के बीच। नहीं सर, उसमें सरकार भी पार्टी हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, नियोजक भी एम्प्लॉय नियोजक और और वर्कर के बीच। गवर्नमेंट और श्रम संगठन, ये चारों के बीच, किसी के बीच भी, श्रमिक टू श्रमिक या श्रमिक टू गवर्नमेंट या श्रमिक टू श्रम संगठन, किसी के बीच कोई विवाद हो उसको जो विवाद है वो औद्योगिक विवाद कहलाता है। थोड़ा सा इसमें सुधारना है हम लोगों को। गवर्नमेंट को पार्टी नहीं बनाइए, तीन ही है, वर्कर, एम्प्लॉयर, ये दो है और इनका तीन कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, आईटी एक्ट का फिर से एक बार डेफिनेशन देख लीजिएगा। ठीक है, वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच, वर्कर और वर्कर के बीच, और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच। ठीक है, ये तीन को याद रखना है। अगर नियोजन या अनियोजन या कार्य की दशाओं या नियोजन की शर्तों को लेकर किसी प्रकार का विवाद होगा तो उसको हम लोग औद्योगिक विवाद में रखेंगे। क्लियर? अब औद्योगिक विवाद अगर हो गया तो इसको हम कैसे सुलझाएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विवाद हो गया तो विवाद का सुलझाव कैसे होगा। अब यहाँ पे टर्म आता है मेथड्स, तरीके विवाद को सुलझाने का। आगे चल के मैं आपको प्रश्न भी डिस्कस कर दूंगा। दो प्रश्न आते हैं जिसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है किसमें क्या लिखना है, तो वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। आज का जो हम टॉपिक देखेंगे वो यही है कि औद्योगिक विवाद सुलझाने का क्या तरीका होगा, क्या मेथड्स होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है 5 इंपॉर्टेंट मेथड का डिस्कशन करते हैं। पहला है आपको सामूहिक सौदेबाजी, कलेक्टिव बार्गेनिंग इसको कहते हैं हम लोग। क्या होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग, कोई बताएंगे? औद्योगिक संघ के साथ मिलकर बातें करना। सिंपल सी बात है, शादी विवाह अपने यहाँ होता है तो दोनों पक्ष आपस में बैठ के सुलझाते हैं मैटर को। ठीक है, इतना नहीं, इतना पे मान लिया जाए, नहीं इतना हम नहीं दे सकते, तो यही हुआ कलेक्टिव बार्गेनिंग। सामूहिक सौदेबाजी मतलब दोनों पक्ष आपस में बैठ करके अपने मुद्दे को सुलझाते हैं और दोनों मिल करके किसी एक बिंदु पे आते हैं। हाँ भाई, यहाँ पर हम दोनों सहमत हो जाएं। ठीक है, कुछ तुम भी आओ, कुछ हम भी आए और दोनों मिल करके फिर फैसला को अंतिम रूप दें। तो ये हो गया आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग। दूसरा है सुलह या मध्यस्थता। अब दो पार्टी को शादी करना है और दोनों पक्ष के मदर फादर मिले और आपस में सुलह नहीं हुआ, नहीं हम 25 लाख से कम नहीं लेंगे, नहीं हम 15 से ज़्यादा नहीं देंगे, तो उसमें जैसे जो उसका मेडिएटर होता है वो फिर बीच में अपना रोल प्ले करता है। अच्छा ठीक है, दोनों को समझाने का प्रयास करता है, नहीं आप मान लीजिए, नहीं आप मान लीजिए। हमारे यहाँ जो उसको कहते हैं शादी के बीच में जो मीडिएटर होता है उसको कहते हैं, टर्म है उसकी, अगुआ कहते हैं, अगुआ कहते हैं। तो वो फिर मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करेगा। तो अब अगुआ मान लीजिए सरकार ने नियुक्त कर दिया है, सरकार ही किसी को अगुआ बना दी है, तो वो सुलह या मध्यस्थता में आ जाएगा। ठीक है, और अगर अगुआ आपस में उन लोगों ने तय कर लिया कि फलाना आदमी हमारा मीडिएटर होगा या हमारे मुद्दे को सुनेगा और कुछ एक निर्णय देगा जिसको हम लोग मानेंगे, तो वो फिर ऐच्छिक पंच निर्णय या विवाचन हो जाएगा, वॉलेंट्री है वो दोनों आपस में सहमति से उस व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। और अगर कोई तीसरे न्यूट्रल व्यक्ति को सरकार ही नियुक्त करती है तो मेडिएशन या सुलह में जो है कंसलेशन में वो आता है। और तीसरा है कि अब दोनों पक्ष सुलझ ही नहीं पा रहा है तो चलो भाई कोर्ट चलते हैं। हालांकि यहाँ पे शादी में नहीं जाएंगे दहेज लेने के लिए, लेकिन अगर दोनों ही पक्ष सुलझ नहीं पा रहे हैं, अपने मुद्दे को सुलझा नहीं पा रहे हैं, वेज को लेके इशू हो सकता है, कोई और अदर कंडीशन ऑफ सर्विसेज को लेके इशू हो सकता है, तो ठीक है अब कोर्ट निर्णय लेगी।
तो वहां पर फिर एडजुडिकेशन या कंपलसरी आर्बिट्रेशन, कोर्ट भी कंपलसरी आर्बिट्रेशन कर सकती है, या एडजुडिकेशन जैसे लेबर कोर्ट है, ट्रिब्यूनल से आज के डेट में ये लोग करते हैं। उसके बाद आपको अनिवार्य जांच होता है। कई बार सरकार को लगता है कि मैटर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके और उसका सॉल्यूशन खोजने का प्रयास किया जाए, तो वो आपको कंपलसरी इन्वेस्टिगेशन में आता है और वहां पर फिर उस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। अब हम लोग इस पांचों तरीके को जानेंगे। आप एक रफ आइडिया आपके दिमाग में आ गया होगा क्या होता है सामूहिक सौदेबाजी या सुलह या अधिनिर्णयन या ऐच्छिक पंच निर्णय या अनिवार्य जांच। अब हम लोग इसके डिटेल को थोड़ा सा देखते हैं, इसके गुण दोष को देखेंगे और उस हिसाब से क्वेश्चन यदि पूछेगा तो हमको आंसर करना है। तो सामूहिक सौदेबाजी क्या है? सामूहिक सौदेबाजी जैसे मैंने बताया, दोनों पक्ष मतलब कौन? यहाँ पर एक पक्ष है एम्प्लॉयर और एक पक्ष है वर्कर या उसका संघ, ट्रेड यूनियन। जनरली एम्प्लॉयर का ट्रेड यूनियन साथ नहीं रहता है, कभी कभी हो सकता है कि वो भी साथ में रहे, लेकिन ज्यादातर मामलों में नियोजक किसी फैक्ट्री का या इंडस्ट्री का प्लस वर्कर या उसका जो वर्कर्स का जो रिप्रेजेंटेटिव है या ट्रेड यूनियन जो भी हो, वो दोनों आपस में एक ही टेबल पर बैठेंगे, वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव और एम्प्लॉयर, और दोनों आपस में बैठ करके उस मुद्दे पर डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे। यदि वेज को बढ़ाने की मांग है तो हाँ किस हद तक बढ़ाया जा सकता है, कहाँ तक वो दोनों सहमत हैं उसको बढ़ाने के लिए, और इसके बाद जो है एक आपस में हो सकता है सेटलमेंट हो जाए तो वो आपस में एक एग्रीमेंट भी बनाएंगे कि हाँ ठीक है इस बात को हम लोग मानेंगे इस हद तक। तो ये सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला जो है सामूहिक सौदेबाजी का तरीका है। श्रम संघ जैसे जैसे मजबूत होते गए हैं, ये सामूहिक सौदेबाजी का जो है प्रयोग बढ़ता गया है, क्योंकि इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि श्रम संघ मजबूत हो। अगर वो मालिक से बात करने के स्थिति में नहीं होगा, नियोजक से बात करने की स्थिति में नहीं होगा, तो फिर वो बार्गेन कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ बार्गेनिंग है। जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो आप कहते हैं कि वो कहेगा हाँ 20 रुपए किलो, आप कहेंगे नहीं 20 तो बगल वाला तो 12 रुपए दे रहा है, तो नहीं 12 रुपये नहीं होगा, कम से कम 16 लगेगा। फिर वो बार्गेन करके आप एक रेट पे आते हैं। तो यहाँ बार्गेनिंग की क्षमता जो है तभी अच्छी होगी जब श्रम संघ जो है, ट्रेड यूनियंस जो है हमारे, वो मजबूत होंगे। अब अपने श्रमिक प्रतिनिधि जो है अपनी मांगों को लेकर नियोजक के साथ जो है सो अपना बार्गेन करेंगे, मोल तोल करते हैं, और दोनों पक्षों में यदि विवाद सुलझ जाता है तो कई बार ऐसा भी होता है ठीक है विवाद सुलझ गया तो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया नियोजक ने उस पॉइंट्स को, तो उसके बाद या तो लिखित हो सकता है या मौखिक। अगर इम्प्लीमेंट कर दिया, कोई समझौता लिखित नहीं भी हो, या अगर दोनों पक्ष चाहे तो आपस में एक एग्रीमेंट पेपर तैयार कर सकते हैं। और अगर नियोजक नहीं माना मांग को, तब क्या उसके पास जो है सो उपचार होगा। तो श्रम संगठन के पास तब ऑप्शन बचता है कि वो औद्योगिक कार्यवाही में आगे बढ़े। औद्योगिक कार्यवाही मतलब जो श्रम संघ के पास हथियार है, जैसे वो धरना प्रदर्शन कर सकता है, वो हड़ताल कर सकता है, घेराव कर सकता है, या नियोजक भी चाहे तो औद्योगिक कार्रवाई में जा सकता है, वो तालाबंदी कर सकता है, काम को रोक सकता है। तो हड़ताल के भी अपने कई तरह के तरीके होते हैं, आगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। तो दोनों पक्ष एक दूसरे पर दबाव बनाने का प्रयास करेगा कि उसकी बात ही मान ली जाए, लेकिन ज्यादातर मामलों में सामूहिक सौदेबाजी में दोनों पक्ष जो है अपने अपने जो जिद होते हैं उससे थोड़ा सा हट करके और एक बीच के रास्ते को खोजने का प्रयास करते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग के आधार पर भी डिफरेंट कंट्रीज का आईएलओ लिस्टिंग करता है, ठीक है। आईएलओ का जब वेबसाइट आप देखेंगे तो वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के आधार पर रैंकिंग देता है डिफरेंट कंट्रीज का। दुर्भाग्य की बात है भारत का इसमें कोई रैंकिंग नहीं है, क्योंकि भारत में अभी भी ये जो है लीगल वे में ये चीजें नहीं आई है। अगर बात करें हम गुण की इसकी, तो यहाँ पर जो विवाद का निपटारा है वो कैसे होगा? औद्योगिक प्रजातंत्र के तरीके से। औद्योगिक प्रजातंत्र मतलब जैसे कि प्रजातंत्र का मतलब आप समझते हैं जो डेमोक्रेसी है आपकी, जहां पर कि जनता जो है सर्वोच्च माना जाता है कहने के लिए, और फिर उसके बाद जो है उसके द्वारा चुने गए सरकार से ही उसका पूरा सिस्टम चलता है। तो यहाँ जो निर्णय ले रहा है वो वर्कर ही ले रहा है आपस में बैठ करके नियोजक के साथ। वर्कर अपने ही निर्णय को खुद अपने ऊपर लगवाएंगे जो भी निर्णय लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर इसको हम इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी कहेंगे कि वर्कर अपने ही निर्णय से अपने आप को शासित करते हैं या अपने आप को रेगुलेट करते हैं। नियोजक और श्रमिक दोनों एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हुए विवाद का जो है एक समाधान खोजते हैं, एक दूसरे को सुनते हुए। इसमें जो विवाद का निपटारा होगा वो ज्यादा अस्थायी होगा। क्यों ज्यादा अस्थायी होगा? क्योंकि निश्चित रूप से दोनों पक्ष अपने अपने मन की बात को कह के और दोनों पक्ष अपने अपने स्थिति को देखते हुए एक निर्णय पर पहुंचते हैं। ऐसे में दोनों पक्ष जो होते हैं उस निर्णय पर ज्यादा समय तक टिके रहते हैं, इसीलिए ये विवाद का निपटान जो है अस्थायी होता है। सामूहिक सौदेबाजी में श्रमिक जो है समूह में नियोजक पर दबाव डालते हैं, जिसके कारण क्या होता है उनको वेज वगैरह
या फिर अच्छा वर्किंग कंडीशन या और अन्य सुविधा प्राप्त होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि वो एक प्रेशर जो है अच्छा सा क्रिएट कर पाते हैं नियोजक पर, क्योंकि ग्रुप में प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो एक प्रेशर ग्रुप अच्छा सा बन जाता है उनके ट्रेड यूनियंस का। सामूहिक सौदेबाजी में विवाद सुलझता है तो निश्चित रूप से वर्कर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होगा, उसमें बढ़ोतरी होगी आत्मविश्वास में। साथ ही श्रमिकों के पक्ष में विवाद सुलझने पर नियोजक का जो निरंकुशता है, तानाशाही होता है नियोजक का, या मोनोपोली जिसको आप कहते हैं कि हम जो चाहेंगे वही करेंगे, हमारा इंडस्ट्री है, हमारा फैक्ट्री है, इस तरह की जो उसकी भावना होती है उसमें भी कमी आती है। उसको श्रमिक को एक बराबर का दर्जा देना पड़ता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं वो अपने निरंकुशता में कमी लाता है, अपने सोच और व्यवहार में भी वो बदलाव लाता है। तो गुण हो गया ये, लेकिन सब कुछ का गुण है तो कुछ का दोष भी होता है। अब इसमें क्या है कि कई बार क्या होता है, श्रमिक के पास चूंकि संख्या बल है, श्रमिक ग्रुप में होते हैं, यूनियन है, उनका संघ है, तो कई बार वो जो है सही मांग नहीं उठा करके अनुचित मांग भी उठाते हैं। अब अनुचित मांग में यदि उनके पास सामूहिक सौदेबाजी में संख्या बल अधिक है, उनका संगठन मजबूत है, तो वो अपने अनुचित मांग को मनवा भी लेते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि नियोजक का यदि पलड़ा भारी है, नियोजक ज्यादा मजबूत है सामूहिक सौदेबाजी में, श्रमिक अपना पक्ष नहीं रख पा रहा है ठीक से, तो ऐसी स्थिति में उसका यदि मांग अनुचित न भी हो, सही मांग हो, तो भी हो सकता है कि नियोजक ध्यान न दे। तो इसका ये दोष ये है कि ये पक्षकार की मजबूती पर इसका निर्णय बहुत हद तक निर्भर करता है। जो पक्ष ज्यादा मजबूत होगा उसके हिसाब से निर्णय जाएगा। अब वो एम्प्लॉयर और वर्कर में जो ज्यादा मजबूत हो, यदि एम्प्लॉयर ज्यादा मजबूत होगा तो वो हो सकता है ध्यान ही ना दे, और यदि वर्कर ज्यादा मजबूत होगा तो हो सकता है कि वो बहुत सारी ऐसी बातों का डिमांड भी करे जो कि तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी स्थितियों को देखते हुए उद्योगों को चलाना पड़ता है। दूसरी बात है जो हड़ताल का अधिकार है, कई बार उसके अधिकार में कर्टेल किया जाता है। आप आईडी एक्ट अगर पढ़े होंगे तो उसमें भी हड़ताल के अधिकार को कानूनी रूप से बांधा गया है कई तरीकों से। अधिकार है हड़ताल का, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अब हड़ताल का अधिकार यदि फ्री नहीं हो, एकदम कंप्लीट रूप से अधिकार कभी भी हड़ताल कर सकता है, इस तरह की स्थिति नहीं बनती है, तो सामूहिक सौदेबाजी का बहुत महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि नियोजक भी जानता है कि इनको हड़ताल पर जाना होगा तो इन शर्तों का पालन करना होगा। तो इसलिए कभी कभी नियोजक भी इसमें जो है सो क्या करते हैं, तालाबंदी कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि जो है सो नियोजक को लगता है कि भाई अगर इनका मांग हम मान लेते हैं तो हमारा जो कॉस्ट है या हमारा जो खर्च है वो इस हिसाब से बढ़ेगा। इसके बजाय अगर हम तालाबंदी कर दें, कुछ दिन बंद भी रहे, तो उतना लॉस नहीं होगा, और लास्ट में वर्कर जो है वो हार के थक करके फिर से कहेगा कि ठीक है, हम आप उसी मांग पर या हम अपने पुराने ही शर्तों पर कार्य करने को तैयार है। क्योंकि नियोजक जो है वो एक अच्छी स्थिति में है, वर्कर के पास की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, वो तो डेली कमा रहा है, डेली खा रहा है, वैसी स्थिति में, तो वो ज्यादा दिन तक बिना काम के नहीं रह सकता। तो ऐसी स्थिति में पक्षकार का यदि मजबूती, नियोजक पक्ष यदि ज्यादा मजबूत हो या अड़ियल रवैये का हो, तो हो सकता है कि ये मामला न भी सुलझे। और ऐसी स्थिति में यदि हड़ताल और तालाबंदी की नौबत आएगी तो जो उद्योग का वातावरण है वो खराब होगा, और यदि उद्योग का वातावरण खराब होगा तो उत्पादकता घटेगी, नुकसान होगा नियोजक को और श्रमिक को। तो जो नुकसान होगा देश को भी नुकसान होगा। और दूसरी बात ये भी है कि सामूहिक सौदेबाजी यदि होगी तो समाज के हितों की कई बार अनदेखी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वर्कर चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, और श्रमिक उसके जो नियोजक है वो चाहते हैं कि वो कम से कम सुविधा देके ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित करे। अब अगर उसमें हड़ताल और तालाबंदी हो गई उनके विवाद में, तब भी उत्पादन प्रभावित होने से वस्तुओं का जो है सो क्या होगा, सप्लाई घटेगा। और फिर डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि अगर सप्लाई घट गया और डिमांड बढ़ गया तो महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि निश्चित रूप से मार्केट में उस वस्तु का खपत ज्यादा था या खपत हो रहा होगा एक तरीके से, और अब उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि अगर नियोजक मान भी लिया श्रमिक के बात को, और ज्यादा मजदूरी और ज्यादा अच्छा कार्य की दशाएं उसकी होने लगी, तो उसमें उसको खर्च लगेगा। तो फिर वो खर्च क्या करेगा, वित्तीय बोझ को जो अपना प्रोडक्शन उत्पादित वस्तु है उसी पर वो जोड़ेगा कि भाई चलो पहले 5 रुपये में हम बेचते थे बिस्किट का डब्बा, अब हम 6 रुपये में बेचेंगे, तभी जाकर के ये खर्चा निकलेगा। तो ठीक है, 1 रुपया बढ़ा तो किस पर बढ़ा, अंततः उसका प्रभाव जो है समाज पर ही पड़ता है। तो सामूहिक सौदेबाजी का ये ड्रॉबैक है कि उसमें दोनों पक्ष अपना अपना फायदा तो खोज लेते हैं, लेकिन समाज के हिसाब से नहीं सोच पाते हैं कई बार। तो ये सामूहिक सौदेबाजी आप समझ गए कि भाई दोनों पक्ष जो है एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके विवाद को सुलझाने का प्रयास करते हैं। अब ये विवाद यदि सुलझ जाता है तो दोनों पक्ष के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसका जो समाधान होता है वो लंबा होगा, अस्थायी होगा। लेकिन यदि नहीं सुलझा तो फिर दोनों पक्ष यदि
अड़ गए अपने अपने मुद्दे पर, तो फिर हो सकता है कि हड़ताल तालाबंदी इस तरह की स्थिति हो जाए। और इसके और भी अपने ड्रॉबैक्स हैं जो आपने अभी देख लिया। सामूहिक सौदेबाजी जो है, अब एक बात ये भी है, असंगठित क्षेत्र में चूंकि ट्रेड यूनियंस उतने मजबूत नहीं है, तो इसीलिए ये जो है ज्यादातर संगठित क्षेत्रों में ही संभव है, क्योंकि वहां पर मजबूत श्रम संघ होते हैं। तो सामूहिक सौदेबाजी होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो आपका एक मजबूत श्रम संघ होना आवश्यक है। यहां तक क्लियर है सभी का? जी सर। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट इसके तरीके को देखते हैं। दूसरा है आपका सुलह या मध्यस्थता, कंसिलेशन या मीडिएशन। बेसिकली दोनों वर्ड में बहुत अंतर नहीं होता है, दोनों वर्ड एक ही जैसा है। सुलह या मध्यस्थता मतलब कोई तीसरा न्यूट्रल व्यक्ति दोनों पक्षों की बात को सुनते हुए किसी एक निर्णय पर लाने के लिए उनको प्रोत्साहित करता है। लेकिन थोड़ा सा अंतर, कुछ विचारक कहते हैं कि सुलह की अपेक्षा में मध्यस्थता में जो है तीसरा पक्ष ज्यादा सक्रिय होता है। मीडिएशन में जो तीसरा व्यक्ति होगा, मान लीजिए आप भी लड़ रहे हैं, दूसरा व्यक्ति भी लड़ रहा है, तो उसमें तीसरा व्यक्ति उन दोनों को रोकेगा, रुको और हम इसका कुछ सॉल्यूशन खोज रहे हैं, दोनों को बैठा करके सॉल्यूशन। तो यदि तीसरा व्यक्ति ज्यादा एक्टिव है तो उसको मीडिएशन कहेंगे, वो थोड़ा कम एक्टिव है, वो दोनों को आपस में ही सुलझाने का मतलब वो दोनों आपस में बातचीत करके सुलझा रहे हैं मामला को, केवल वो तीसरा व्यक्ति निष्पक्ष रूप से देख रहा है, तो हो सकता है वो सुलह की स्थिति है। और तीसरा व्यक्ति अपने विचार, अपने थॉट्स या अपने भी तरीके से उसको सुलझाने का प्रयास कर रहा है, तो वो मध्यस्थता की स्थिति। लेकिन बेसिकली इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, दोनों एक ही माना जाता है। सुलह करने वाला पक्ष जो है उसको मार्गदर्शन देता है, जबकि मध्यस्थता वाला जो है सुलझाने के लिए अपना प्रस्ताव वगैरह भी देता है, पॉइंट्स भी देता है कि भाई इस तरीके से आप सोच सकते हैं। इस प्रक्रिया में जो है पक्षकार अपने विवादों के निपटारे के लिए तीसरे निष्पक्ष व्यक्ति पर निर्भर होते हैं। और ये जो तीसरा निष्पक्ष व्यक्ति होता है वो आपको सामान्यतः सरकार के द्वारा नियुक्त कोई तटस्थ व्यक्ति होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि वॉलंटरी आर्बिट्रेशन होगा, तो ऐच्छिक पंच निर्णय में खुद दोनों पक्ष ही चाहते हैं कि भाई उनके लिए ये तीसरा व्यक्ति सुनवाई करे। और यदि सुलह या मध्यस्थता में सरकार किसी मैटर को भेजती है तो फिर वो तीसरा व्यक्ति सरकार के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। सुलह अधिकारी दोनों पक्षों को केवल अपने अपने जिद को छोड़ समझौतों के लिए उत्प्रेरित करते हैं। सुलह अधिकारी के सुझावों को मानना या नहीं मानना पक्षकारों पर निर्भर करता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो सुलह की प्रक्रिया है, कंसिलेशन है, तो उसके लिए सरकार ने कंसिलेशन अफसर बना रखे हैं। जैसे कि अगर अपने स्टेट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में लेबर सुपरिटेंडेंट या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, डिप्टी लेबर कमिश्नर, ये सब कंसिलेशन अफसर है। अब कई बार डिस्प्यूट आता है उनके पास, तो वो फिर उनके अपने लिमिटेड रोल है आईडी एक्ट के तहत कि वो क्या कहाँ तक क्या कर सकते हैं, और उस रोल के तहत वो दोनों पक्ष को कहते हैं भाई आपस में वो अपना मुद्दा रखे, वो अपना मुद्दा रखे, और दोनों एक बिंदु पे आके समझौता करने का प्रयास करें। अगर आईडी एक्ट के तहत समझौता नहीं हो पाता है तो फिर वो उसका फेल्योर रिपोर्ट देते हैं कि भाई ये दोनों पक्ष का ये विवाद था, इस मुद्दे पर विवाद था, इन दोनों ने आपस में इन तारीख को बैठ करके समझौता करने का प्रयास किया, नहीं हुआ, अब इनका जो है कंसिलेशन जो है वो असफल हो गया है, अब इनका मैटर जो है लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स में भेजा जा सकता है, यानी अधिनिर्णयन के लिए भेजा जा सकता है। तो सुलह अधिकारी जो है उसका अपना एक लिमिट है कि वो दोनों पक्ष को प्रयास करेगा कि भाई दोनों पक्ष मिल करके उस मुद्दे को सुलझा ले, लेकिन उसके सुझावों को मानना या नहीं मानना ये पक्षकारों पर ही निर्भर करता है। हो सकता है कि पक्षकार मान जाए उसकी बात, हो सकता है न भी माने। अब सुलह जो है, ये जिस सुलह की बात मैंने की वो आपको ऐच्छिक सुलह थी। सुलह ऐच्छिक या अनिवार्य दोनों हो सकती है। ऐच्छिक सुलह में पक्षकार सुलह अधिकारी के समक्ष सुलह के लिए बाध्य नहीं होते। जनरली हमारे यहाँ जो आईडी एक्ट के तहत सुलह किया जाता है, कंसिलेशन किया जाता है, वो आपको कंसिलेशन ऐच्छिक सुलह होता है, जिसमें जो हमारे ऑफिसर होते हैं उनके सामने दोनों पक्ष अपना अपना सुलह करने का प्रयास करते हैं अपने तरीके से, लेकिन सुलह पदाधिकारी के बात को मानना उनके लिए अनिवार्य नहीं है। सुलह जो है कंसिलेशन जो है फेल भी होता है, जबकि अनिवार्य सुलह में विवाद को सरकार द्वारा नियुक्त सुलह अधिकारी के समक्ष रखना आवश्यक होता है और जिसे समय सीमा के भीतर सुलह अधिकारी सुलझाने का प्रयास करते हैं। और जब तक सुलह की प्रक्रिया लंबित होती है औद्योगिक कार्रवाई पर रोक लगी रहती है। आप ये आईडी एक्ट में भी पढ़े होंगे कि कंसिलेशन प्रोसीडिंग के दौरान या एडजुडिकेशन प्रोसेस के दौरान, अधिनिर्णयन के दौरान, सुलह के दौरान, इस सब की स्थिति में हड़ताल, तालाबंदी या जो भी औद्योगिक कार्रवाई है उस पर आपको रोक लगी रहती है। तो ये आपको सुलह या मध्यस्थता हो गया। अब इसके अगर पॉजिटिव पॉइंट्स देखें तो तीसरा व्यक्ति क्या है, वो निष्पक्ष है, उसको दोनों के मैटर से कोई मतलब नहीं है। मैटर वर्कर के पॉइंट्स पे जाए या एम्प्लॉयर के पॉइंट्स पे जाए, सॉल्यूशन उससे उसको मतलब नहीं है। वो चाहता है कि बस विवाद का निपटारा सही तरीके से हो जाए।
तो इसीलिए विवाद का निपटारा होने में आसानी होती है थोड़ी सी सुलह अधिकारी के स्तर से, क्योंकि वो विवाद को सुलझाने में अपना पूरा प्रयास लगाता है। सामान्यतः सुलह के दौरान किया गया समझौता प्रतिष्ठान के सभी श्रमिकों पर लागू होता है, जबकि सौदेबाजी में किया गया जो समझौता वो विवाद के पक्षकारों पर लागू होता है। ऐसा होता है कि कई बार सुलह के लिए मैटर सरकार भेजती है, तो जो मैटर होता है, मान लीजिए वेज से रिलेटेड मैटर हो सकता है, बोनस से रिलेटेड मैटर हो सकता है, कोई भी मैटर हो, अगर वो सुलझ गया या सुलह पदाधिकारी ने उसका एक सॉल्यूशन खोजा, तो अब वो पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट पर जो है, पूरे के पूरे इंडस्ट्री या पूरे के पूरे फैक्ट्री पर जो है सो वो लागू हो जाएगा। तो उसमें जितने भी वर्कर काम करेंगे सब पर वो लागू हो जाता है। तो इसका एरिया क्षेत्र आपको इसके रिस्पेक्ट में, सामूहिक सौदेबाजी के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। सुलह पदाधिकारी क्या होता है? तटस्थ होता है, उसको दोनों पक्षों से कोई मतलब नहीं है, वह विवाद को केवल सुलझाना चाह रहा है और श्रम कानूनों के जानकार भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसको सरकार की जो श्रम नीति है या सरकार क्या चाहती है, विवादों के मामले में क्या अप्रोच होना चाहिए लीगली, इन सब बातों से वो भली भांति अवगत होता है, जानकार होता है। तो विवाद को सही तरीके से लॉजिकल वे में उसको कंक्लूजन करने का प्रयास करता है, उसका एंडिंग करने का प्रयास करता है। सुलह अधिकारी नियोजक और श्रमिक को आमने सामने लाकर समझौते के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करता है, क्योंकि दोनों आपस में अड़े हुए हैं, हम नहीं मानेंगे तो हम नहीं मानेंगे, और फिर वो दोनों को समझाता है एक तरह से कि भाई इस विवाद से किसी का फायदा नहीं होगा, आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, आपका प्रोडक्शन घट जाएगा, आपको लॉस होगा, आपके घर में चूल्हे नहीं जलेंगे, वर्कर्स के साथ अलग समस्या होगी। तो इसीलिए सुलह पदाधिकारी जो है दोनों को आमने सामने लाकर सॉल्यूशन खोजने का प्रयास करता है। प्रक्रिया में खर्चा भी कम होता है, ज्यादातर ये सरकार के ही पदाधिकारी होते हैं, कोई अलग से खर्च भी नहीं करना पड़ता है। अपने देश में सुलह अधिकारी को कानूनी शक्ति प्राप्त है तथा उसके सिफारिश पर सरकार विवाद को अधिनिर्णय पदाधिकारी के समक्ष भेज सकती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मान लीजिए लेबर सुपरिटेंडेंट है या कोई ऑफिसर है, वो आपको कंसलेशन कर रहे हैं और दोनों पक्ष ने जो है सो बात अपना नहीं माना और कहा कि नहीं हम नहीं मानते हैं, इस बिंदु को ले चलिए इसको कोर्ट में, तो ठीक है। तो सुलह पदाधिकारी अपना रिपोर्ट किसको भेजते हैं? सरकार को भेजते हैं कि भाई ये दोनों इस मुद्दे पर लड़ रहे थे और इन्होंने इस बात को नहीं माना। सरकार उनके रिपोर्ट के आधार पर उसको लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स में भेजती है आज के समय में, आईडी एक्ट 1947 के तहत, ठीक है। इस प्रक्रिया में पक्षकारों के समक्ष समझौते करने या नहीं करने की स्वतंत्रता बनी रहती है। जबकि सुलह कार्यवाही विफल हो जाती है तो पक्षकार हड़ताल या तालाबंदी वगैरह भी कर सकते हैं। तो उनके पास ये ऑप्शन खुला हुआ है कि भाई ऐसा नहीं है कि एकदम सुलह नहीं हुआ तो आप जो है सो अब बंद हो गया रास्ता, कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। आप अभी भी स्वतंत्र होते हैं। सुलह पदाधिकारी यदि फेल हो जाता है कंसलेशन प्रोसीडिंग तो उसके बाद फिर वो जा सकते हैं अपने हड़ताल या तालाबंदी के प्रोसेस में। तो ये उसके कुछ महत्वपूर्ण गुण हो गए। कुछ दोष भी होते हैं। दोष क्या है? सबसे बड़ी बात है कि जो सुलह की प्रक्रिया है वो किस पर निर्भर करती है? पूरी की पूरी सुलह प्रक्रिया वो सुलह पदाधिकारी पर निर्भर करेगी। अब मान लीजिए पदाधिकारी नॉलेजेबल नहीं हो, उसमें स्किल नहीं हो, उसका कौशल या उसका अनुभव जो है वो बहुत बढ़िया नहीं हो, तो क्या होगा? वो विवाद को सुलझा नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो है एक बातचीत की प्रक्रिया है। इसमें कानूनी जानकारी के साथ साथ आपको जो है समस्या को कैसे सुलझाना है इसका भी एक व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। तो कई बार सुलह अधिकारी जो है विवाद के निपटारे में केवल कानूनी औपचारिकता पूरा कर पाते हैं, क्योंकि उनको बहुत जानकारी नहीं होती, स्किल भी नहीं रहता है या वो व्यवहारिकता नहीं रहती है। तो कई बार वो दिलचस्पी भी नहीं लेते हैं विवाद को समाप्त करने में, जल्दी जल्दी करके अपना रिपोर्ट भेज दिया, कंसलेशन फेल हो गया। सुलह अधिकारियों के समक्ष विवाद की अधिकता और उनकी प्रशासनिक व्यस्तता के कारण भी विवाद की सूक्ष्मता पर ध्यान नहीं देते हैं। विवाद का उससे अस्थायी समाधान भी नहीं हो पाता है। अब उनका अपना अलग अलग तरह का व्यस्तता होगा, केवल कंसलेशन काम ही नहीं होता है, कई तरह के वर्क होते हैं उनके पास। तो इस तरह के डिस्प्यूट्स को वो बहुत ऐसा नहीं कि एकदम इंटरेस्ट लेके जल्दी से इसको समाप्त करें और सही सॉल्यूशन खोजें, इस पर दिमाग लगाते हैं। अस्थायी समाधान नहीं होने का एक कारण ये भी है कि सुलह अधिकारी के समक्ष कई बार नियोजक या श्रमिक भय से भी सुलह कर लें, लेकिन वो अपने मन से नहीं किए हैं, तो विवाद का समाधान जो होगा वो बहुत दिन तक नहीं चलेगा, जैसे सामूहिक सौदेबाजी में होता था। तो सुलह अधिकारी को प्राप्त प्रशासनिक शक्तियों के भय से पक्षकार समझौता तो कर लेते हैं, लेकिन वो अस्थायी समाधान नहीं निकल पाता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये मेरे हिसाब से नहीं हुआ। कई व्यवस्थाओं में विवाद सुलह अधिकारी के समक्ष लंबित रहने पर हड़ताल या तालाबंदी पर कानूनी रोक लग जाती है, तो उससे विवाद के समाधान में विलंब होने का संभावना है। क्योंकि यदि हड़ताल या तालाबंदी पर रोक लग गया और दोनों पक्ष विवाद को सुलह में ले गया और सुलह अधिकारी के पास समय नहीं है, वो धीरे धीरे विवाद को सुलह कर रहा है, समय लग रहा है, तो चूंकि हड़ताल या तालाबंदी होगी नहीं, इसलिए दोनों पक्ष निश्चिंत हो गए। ऐसे में क्या होता है, दोनों पक्ष विवाद को लंबा खींचने लगते हैं, जिसको लगता है कि नहीं विवाद हमारे हिसाब से चलना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, विवाद का समाधान जो है काफी समय लग सकता है उसको सॉल्व होने में। अगर नियोजक मजबूत है तो वो चाहेगा विवाद लंबा खींचे,
या श्रमिक का पक्ष मजबूत है, वो चाहता है कि विवाद लंबा खींचे, तो ऐसी स्थिति में विवाद का सुलझान जो है सो नहीं हो पाता है जल्दी। तो सुलह अधिकारी के सामने कुछ गुण भी होते हैं सुलह में या मध्यस्थता में, कुछ अवगुण भी हैं, जो दोनों आपने देख लिया। सामूहिक सौदेबाजी सुलह के बाद जो तीसरा पॉइंट मैंने बताया था आपको, वो है आपको अधिनिर्णयन या अनिवार्य पंच निर्णय एडजुडिकेशन, या इसी को कंपलसरी आर्बिट्रेशन के रूप में भी हम लोग जानते हैं। अब ये जो है हमने बताया आपको कि मान लीजिए दोनों पक्ष आपस में विवाद की स्थिति में सॉल्यूशन नहीं करते हैं, तो क्या हो गया, रिपोर्ट भेजी जाती है सरकार के पास कि ये दोनों का सॉल्यूशन नहीं हुआ, और सरकार उसको फिर भेजती है किसके पास, लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स के पास। तो यहाँ पर जाकर के फिर ये इनका रोल प्ले होता है। तो कई बार विवाद जो है सामूहिक सौदेबाजी सुलह या ऐच्छिक विभाजन से नहीं सुलझ पाता है, तो सरकार उसे अधिनिर्णयन के पास निर्देशित कर देती है, जिसमें श्रम न्यायालय, अधिकरण, औद्योगिक अधिकरण, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स होते हैं, नेशनल ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण भी होते हैं। अलग अलग तरीके का है, आईडी एक्ट में आपने पढ़ा होगा। अब अधिनिर्णयन दो प्रकार का होता है। पहला, जिसमें विवाद को अधिनिर्णय प्राधिकारी के समक्ष निर्देशित किया जाता है, लेकिन उसके निर्णय को मानना या नहीं मानना पक्षकारों पर निर्भर करता है। अपने यहाँ ये बात नहीं है, अपने यहाँ दूसरी बात है। दूसरा, विवाद का निर्देशन तथा उसके अधिनिर्णय का अनुपालन दोनों पक्ष के लिए अनिवार्य होता है। तो अपने यहाँ जब भी विवाद जाता है लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के पास, तो उसका जो भी अवार्ड आएगा, जो भी निर्णय आएगा, पंचाट उसको बोलते हैं, वो आपको मानना होगा दोनों पक्षों को, जो भी वो कोर्ट जो है डिसाइड करे फाइनली। अधिनिर्णय पदाधिकारी को दीवानी न्यायालय का जो है पूरा शक्ति सिविल कोर्ट का प्राप्त होता है। अधिनिर्णय पदाधिकारी पक्षकारों की सुनवाई करता है तथा आवश्यक जांच पड़ताल के बाद अपना एक फाइनल कंक्लूसिव डिसीजन देगा। भारत में मैंने बताया आपको कि आईडी एक्ट जो है औद्योगिक विवाद अधिनियम, उसके अधीन अधिनिर्णय तंत्र में श्रम न्यायालय, अधिकरण तथा राष्ट्रीय अधिकरण आदि ये सब जो है शामिल है, जो कि एडजुडिकेशन करते हैं, अधिनिर्णय देते हैं, अपना अवार्ड पारित करते हैं। अब इसके भी अपने अपने गुण दोष होंगे। अगर बात की जाए इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की, गुणों की, तो इस प्रक्रिया में विवाद के निपटारे के दौरान मौजूदा कानून तथा श्रमिकों की मांग का औचित्य, इन दोनों को ध्यान में रख करके निर्णय दिया जाता है कि लॉ क्या कहता है। कई बार वर्कर्स क्या कहते हैं कि हमको चांद का टुकड़ा चाहिए, तो भाई चांद का टुकड़ा नियम के हिसाब से आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसको भी तो देखा जाएगा। अब कई बार होता है डिस्प्यूट कि हमको ट्रांसफर क्यों कर दिया गया, जबकि ट्रांसफर करना नियोजक का अपना एक क्षेत्राधिकार है। ट्रांसफर कर दिया गया, वो अनुचित श्रम व्यवहार है, उसको लेके विवाद करते हैं। तो ये सारी बातों को देखा जाता है कि श्रमिक कहते हैं कि नहीं, हमारा ट्रांसफर रोक दीजिए, हम जहाँ थे वहीं वर्षों वर्षों तक काम करते रहे। तो इन सब बातों को फिर देखा जाता है कि श्रमिक की जो मांग है वो औचित्यपूर्ण है या नहीं है, और मौजूदा कानून इसके संबंध में या सुप्रीम कोर्ट वगैरह के जो डिसीजन है, तो इसके कारण जो विवाद का समाधान होता है वो संतुलित होता है। अब जैसे सामूहिक सौदेबाजी में क्या था, सामूहिक सौदेबाजी में विवाद जो है वो पक्षकार की मजबूती पर निर्भर करता था उसका निर्णय। अगर पक्षकार मजबूत है, नियोजक मजबूत है, तो अगर एम्प्लॉयर मजबूत है तो विवाद उसकी तरफ चला गया, और अगर वर्कर मजबूत है तो विवाद का समाधान उसकी तरफ चला गया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें चूंकि निर्णय देना है एक अधिनिर्णय पदाधिकारी को एक प्रक्रिया के तहत, तो वो कानून को देखेंगे, डिमांड्स को देखेंगे और उसके हिसाब से एक संतुलित निर्णय लेंगे। अधिनिर्णय में दिए गए निर्णय का संग्रहण औद्योगिक कानूनों के विकास में भी उपयोगी होगा। समय समय पर जो डिसीजन देंगे, डिफरेंट एक्ट को इंटरप्रेट करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे कानूनों की, और उसके हिसाब से फिर वो जो निर्णय देंगे, तो उससे क्या होगा, वो निर्णय कोट करते हुए फिर आगे चल करके वो अदर जगह यूज किया जाएगा, और धीरे धीरे उससे क्या होगा, श्रम मानकों का सृजन होगा। अगर मान लीजिए उन्होंने मजदूरी से संबंधित कार्य की दशाओं या बोनस भत्ता या कोई भी मैटर से संबंधित उन्होंने निर्णय दिया, तो अब उस निर्णय को कोट करते हुए सरकार समय समय पर नियम कानून में अपना बदलाव भी कर सकती है, और आगे चलते हुए वो निर्णय जो है लेबर स्टैंडर्ड्स को भी फॉर्म करेंगे। तो ये एक फायदा होता है कि श्रम मानकों का भी सृजन होते चलता है इस तरह के निर्णयों में। अधिनिर्णय पदाधिकारी अधिनिर्णय के समय जो है समाज और राष्ट्र के हितों को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वो निश्चित रूप से श्रमिक के मांग को भी देखते हैं, कानून को देखते हैं, समाज के और राष्ट्र के स्थिति को देखते हैं। अब अगर मान लीजिए इकोनॉमिक स्थिति अभी खराब है, कोविड का पीरियड है, और कहीं पे वर्कर इस बात को लेकर के डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं कि हमारा वेज डबल हो जाए, तो निश्चित रूप से इसको भी देखा जाएगा। तो जो ऑफिसर्स होते हैं एडजुडिकेशन वाले, वो इस सारी स्थितियों को, परिस्थितियों को देखते हैं। जब तक विवाद अधिनिर्णय पदाधिकारी के समक्ष लंबित रहता है, तब तक हड़ताल और तालाबंदी पर जो है रोक रहती है। ये बात आपको कंसिलेशन में भी होता था, यहाँ पर भी है कि आप हड़ताल और तालाबंदी नहीं कर सकते हैं जब तक कि विवाद लंबित है एडजुडिकेशन के लिए, और ये आपने आईडी एक्ट में भी पढ़ा होगा इस बात को। और अधिनिर्णय जब तक लागू है तब तक उसी विषय पर भी किसी प्रकार की औद्योगिक कार्रवाई नहीं हो सकती है। यानी मान लीजिए अगर मान लीजिए वेज को लेकर के
उन्होंने डिस्प्यूट किया कि वेज में कम से कम 25% वृद्धि होनी चाहिए। डिस्प्यूट चला गया कहाँ, लेबर कोर्ट के पास। लेबर कोर्ट ने निर्णय दिया कि नहीं 25% ज़्यादा हो गया, अभी कोरोना का समय है और एम्प्लॉयर को बहुत बेनिफिट भी नहीं हो रहा है, ठीक है 10% का इंक्रीमेंट इनका किया जा सकता है। सॉल्यूशन हो गया, 10% इंक्रीमेंट हो गई। अब इस विषय को लेकर के कि वेज में वृद्धि होनी चाहिए, अब वो जितने दिन तक प्रभावी रहेगा वो निर्णय, उतने दिनों तक इस विषय को लेकर के किसी भी प्रकार का फिर से औद्योगिक कार्रवाई, हड़ताल, तालाबंदी, इस तरह की बातें नहीं होगी। नहीं तो फिर वो लीगली उस पर बाइंडिंग हो जाएगा, वो कानूनी रूप से सजा का हकदार होगा आईडी एक्ट की तरह। अब इसके कुछ दोष भी हैं अधिनिर्णय या अनिवार्य पंच निर्णय के। इसमें जो है तो सरकार का प्रभाव ज्यादा होगा निश्चित रूप से, चूंकि ये तो सरकार का एक सिस्टम है, मशीनरी है, जिसके तहत हम सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो सरकार का जैसे ही प्रभाव ज्यादा होगा तो सरकार के जो पक्षकार की जो इच्छा है वो कमजोर हो जाएगी, यानी पक्षकार बिना अपनी इच्छा के जो है उनका विवाद जो है सो अधिनिर्णय के पास चला जाता है। और दूसरी बात, यदि वो निर्णय को भी मानते हैं तो हो सकता है कई बार पक्षकार उसके लिए इच्छित नहीं हो। निर्णय हो सकता है नियोजक के पक्ष में आया तो श्रमिक उससे इच्छित नहीं है, अगर निर्णय श्रमिक के पक्ष में आया तो नियोजक उससे सहमत नहीं है। तो इस तरह की बातें जो है इसके साथ डिमेरिट में आती हैं। सामूहिक सौदेबाजी की अपेक्षा अधिनिर्णय में विवादों का समाधान अस्थायी होने की संभावना कम होती है। क्यों कम होती है, अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि पक्षकारों की भूमिका यहाँ कम हो जाती है। समाधान में मुख्य भूमिका तो हो जाती है सरकार की, और सरकार की भूमिका हो जाती है, पक्षकार की भूमिका कम होती है, तो समाधान अस्थायी नहीं होगा। क्योंकि स्थायी तभी होगा जब दोनों पक्ष आपस में बैठ के सॉल्यूशन करें। तो अधिनिर्णय जो है वो मुकदमेबाजी को प्रोत्साहित करेगी। हो सकता है फिर उसके बाद वो कहे नहीं हम और हायर कोर्ट में जाएंगे, हम अधिनिर्णय के विरुद्ध जो है उच्च न्यायालय में जाएंगे। इससे विवाद जो है वर्षों वर्षों तक लंबित रहेगा, ना तो वर्कर का फायदा होगा ना एम्प्लॉयर को फायदा होगा, और उसको सुलझाने में जो है खर्च भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो कई देशों में जो है इस अधिनिर्णय को, एडजुडिकेशन को जो है हतोत्साहित किया जाता है कि नहीं आप सामूहिक सौदेबाजी को मैंडेटरी कीजिए, ट्रेड यूनियंस और वर्क एम्प्लॉयर आपस में बैठ के ही मुद्दे को सुलझाएं, ठीक है। अधिनिर्णय वगैरह को लिस्ट प्रायोरिटी में रखना है। उसके बाद अधिनिर्णय में विवाद का समाधान जो है वो कौन करता है, सरकार करती है, सरकारी तंत्र करता है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि सामूहिक सौदेबाजी में क्या था, ट्रेड यूनियन नियोजक के साथ बैठ करके आमने सामने बात कर रहा है बराबरी के माहौल पर। अब यहाँ सरकार को जो है सो विवाद का समाधान करने का मौका मिल रहा है, या सरकार विवाद का समाधान कर रही है मजबूरी से। तो इससे क्या होगा, श्रम संघों की जो एकता है या श्रम संघों की जो शक्ति है उसको कमजोर पहुंचेगी, उसको चोट पहुंचेगी। भाई श्रम संघ जो है वो उतना मजबूत नहीं है, इसका मतलब कि वो आपस में बार्गेनिंग कर सके और कलेक्टिव बार्गेनिंग से उस प्रोसेस को सुलझा सके। तो ये सामूहिक सौदेबाजी को क्या करेगा, हतोत्साहित भी करेगा। तो ये सारी बातें जो है वो आपको एडजुडिकेशन के साथ ड्रॉबैक में आती हैं, दोष में आते हैं। लेकिन कई बार सॉल्यूशन नहीं होता है तो लास्ट में सरकार के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो फिर उनको न्यायालय में भेजते हैं, श्रम न्यायालय या फिर ट्रिब्यूनल्स में। अब इसका चौथा तरीका जो है वो विवाद सुलझाने का, वो है आपको ऐच्छिक पंच निर्णय, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन है, या इसको विवाचन भी हम लोग कहते हैं। वॉलंटरी आर्बिट्रेशन मतलब अपनी इच्छा से। तो ऐच्छिक पंच निर्णय प्रक्रिया में जो है नियोजक और श्रमिक या श्रमिक के या नियोजक के जो भी संगठन हो वो विवाद को किसी निष्पक्ष पंच के पास निर्णय के लिए भेजते हैं। अब वो पंच या विवाचक दोनों पक्ष की सुनवाई करेगा और निर्णय पर जो है अपना, उस सुनवाई के बाद अपना पंचार्ट देगा, अवार्ड देगा कि भाई क्या आपको इस पे करना चाहिए या क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, जिसे मानने या नहीं मानने के लिए पक्षकार कुछ व्यवस्थाओं में स्वतंत्र होते हैं, जबकि कुछ व्यवस्थाओं में ये अनिवार्य होता है। मान लीजिए किसी कंट्री में ऐसा है कि यदि आपने वॉलंटरी आर्बिट्रेशन प्रिफर किया तो ठीक जो डिसीजन आएगा वो आपको मानना ही होगा, अदरवाइज आप पनिशमेंट का हकदार होंगे। और कुछ कंट्रीज में ऐसा भी है कि नहीं, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन में गए, जो भी निर्णय दिया आप मानते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर आगे की कोई व्यवस्था है तो उसको देखिए। जैसे कि एग्जाम्पल में इसका आता है कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन के कई विवादों को इस माध्यम से सुलझाया था। जब भी विवाद होता था इस टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के स्तर से गांधी जी को जो है सो ऐच्छिक पंच के रूप में चुना जाता था। अब ऐच्छिक पंच जैसे उनको चुन लिया, उसके बाद वर्कर और एम्प्लॉयर का जो है, वर्कर का एसोसिएशन और एम्प्लॉयर, ये दोनों आपस में बैठ गए और उसके बाद जो है सो इनका जो भी निर्णय होता था, लॉजिकल वे में कंक्लूजन आता था, उस पर वो जो है सो राजी होते थे। औद्योगिक विवाद अधिनियम जो है हमारा 1947 का, उसमें भी हम लोगों ने इसको रखा है, ऐच्छिक पंच निर्णय को शामिल किया अपने विवाद को सुलझाने के तंत्र के रूप में। इस तरह के विवादों को सुलझाने का तरीके के लिए जो है इस राष्ट्रीय विवाचन संवर्धन बोर्ड का भी गठन किया गया था 1967 में, कि भाई अधिक से अधिक लोग जो है सो इस तरह से विवाद को सुलझाने का प्रयास करें। एक्चुअली इसमें फायदा क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो सुलह की प्रक्रिया है या मध्यस्थता है,
तो मध्यस्थता या सुलह में क्या होता है, जो तीसरा व्यक्ति है वो एम्पायर है या जो भी थर्ड पर्सन है, निष्पक्ष व्यक्ति, वो थर्ड व्यक्ति न तो नियोजक और न श्रमिक के मन का है, वो किसका व्यक्ति है, वो सरकार का व्यक्ति है। जबकि जो ऐच्छिक पंच निर्णय है, इसमें जो तीसरा व्यक्ति होगा वो नियोजक और श्रमिक दोनों आपसी सहमति से उसको तय करते हैं कि हाँ चलो झगड़ा हो गया, जैसे बच्चे दो आपस में लड़ लेते हैं, घर में भाई बहन में लड़ाई हो गई तो चलो मम्मी के पास निर्णय करने के लिए किसका दोष है। तो यहाँ ऐच्छिक पंच निर्णय, मम्मी ने जो कहा दोनों मान लेंगे क्योंकि दोनों अपनी इच्छा से उसके पास गए हैं। तो इसीलिए कई कंट्री में इसको मैंडेटरी कर दिया कि भाई आप अपनी इच्छा से सॉल्यूशन खोजने का प्रयास किए हैं निर्णय, पंच निर्णय के थ्रू, तो आपको ये मानना होगा। और सरकार भी चाहती है कि इससे क्या है कि दोनों पक्ष अपने इच्छा से चुनते हैं तीसरे निष्पक्ष व्यक्ति को, तो उनका जो भी बात होगा उसको वो ज्यादा दिनों तक मानेंगे, तो निर्णय भी थोड़ा ज्यादा, उनका जो भी समाधान होगा वो अस्थायी होगा, लंबे समय तक चलेगा। इसके अगर गुणों की बात की जाए तो विवाद के पक्षकार आपसी सहमति से विवाद को विवाचक के समक्ष भेजते हैं। ऐसे में विवाचक के निर्णय को मानने में उन्हें समस्या नहीं होती। जो मैंने आपको बताया, क्योंकि दोनों आपसी सहमति से भेजते हैं तो उनको लगता है कि जो भी कह रहा है सही है, या दोनों पक्ष उसमें एग्री हो जाते हैं। सीधी सी बात है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी है, क्या दो व्यक्ति में लड़ाई हो और दोनों किसी तीसरे को मानता हो, दोनों व्यक्ति, तो वो अगर तीसरा दोनों को समझाए कोई बात तो दोनों कहेंगे हाँ ठीक है मान लिया। विवाद के पक्षकार विवाद को विवाचक के पास भेजने से पहले ही निर्णय को मानने या नहीं मानने के संबंध में अपना समझौता वगैरह भी कर लेते हैं कि भाई हम मानेंगे या नहीं मानेंगे। क्योंकि विवाचक निष्पक्ष या तटस्थ व्यक्ति होता है, उसको दोनों पक्षों से कोई मतलब नहीं है, तो विवाद का समाधान जो है लॉजिकल वे में करने का प्रयास करेगा। वह निर्णय नियोजक की स्थिति या मांगों के औचित्य को ध्यान में रखेगा कि देखेगा भाई नियोजक कर सकता है या नहीं कर सकता है इसकी मांग को पूरा, या मांग जायज है या नहीं है। सपोज कि ये सेफ्टी से रिलेटेड कोई मांग है, सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई मांग है, हेल्थ प्रोविजन से रिलेटेड कोई मांग है, वो मांग पूरी की जा सकती है नियोजक के द्वारा, नहीं की जा सकती है, उसकी कैसी स्थिति है, इन सबको देखा जा सकता है। तो इससे क्या होता है, विवाद का सुलझाव जो होता है वो लंबे समय तक चलता है। ऐच्छिक पंच निर्णय तरीका जो है नम्य होता है, सुलझा हुआ होता है, क्योंकि दोनों पक्ष आपस में सहमति से भेजते हैं, तो दोनों पक्ष जो है सो इसमें उसके निर्णय से आसानी से एग्री कर जाते हैं, सहमत हो जाते हैं। और पक्षकारों के नजरिए का पूरा इसमें जो है सो ध्यान रखा जाता है, किसके द्वारा, तीसरे व्यक्ति के द्वारा, जो विवाचक है उसके द्वारा। तो इसलिए भी दोनों पक्ष को जो है निर्णय मानने में दिक्कत नहीं होती है। यह तरीका जो है कम खर्चीला होता है, अनौपचारिक है और कम खर्चीला है, ज्यादा खर्च नहीं है। क्योंकि विवाचन में क्या कहते हैं, अधिनिर्णयन में, एडजुडिकेशन में काफी ज्यादा खर्च होता है, क्योंकि वहाँ कोर्ट की कार्रवाई होती है। विवाद जब तक विवाचक के समक्ष लंबित होता है तब तक हड़ताल, तालाबंदी सब पर रोक लगती है, जिससे उद्योग में उत्पादन वगैरह का कार्य चलता रहता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट इस बिंदु के साथ आता है। लेकिन इसके भी अपने ड्रॉबैक्स, कभी कभी विवाचक विवाद की जानकारी के अभाव में विवाद की बारीकी को समझ नहीं पाते। अब यहाँ भी चूंकि जो व्यक्ति विवाचक है, अब उसके नॉलेज, स्किल और उसकी कार्यकुशलता या उसकी कार्यशैली पर बहुत सारी बातें निर्भर करेगी। वो व्यवहारिक है नहीं है, उन बातों को समझ रहा है कि नहीं, और विवाद को सही प्रकार से समझ पा रहा है कि नहीं, समाधान भी दे रहा है। अगर उसका झुकाव किसी पक्ष की तरफ हो जाए, वो निष्पक्ष न रह पाए, तब भी समस्या हो सकती है। तो विवाद का समाधान जो है ऐसी स्थिति में जो पक्षकार हैं उसको स्वीकार करने में समस्या होगी। ऐच्छिक पंच निर्णय व्यक्तिगत या छोटे विवादों को निपटाने में ज्यादा उपयोगी होते हैं। यदि विवाद कई विषयों को लेकर के जुड़ा हो या नेशनल लेवल का विवाद हो, राष्ट्रीय स्तर का विवाद हो, तो ऐसे स्थिति में ऐच्छिक पंच निर्णय वगैरह ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाता है। जहां कई तरह के श्रमिकों को प्रभावित होने की संभावना हो, तो विवाचन में सही निर्णय करने में उनको, यदि राष्ट्रीय स्तर का विवाद हो तो समस्या आती है। ऐच्छिक पंच निर्णय की प्रक्रिया में सामूहिक सौदेबाजी के विकास को भी नुकसान पहुंचेगा। सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे श्रमिक और नियोजक ये दोनों आपस में मिल करके विवाद को नहीं सुलझा रहे हैं, बल्कि तीसरा कोई व्यक्ति जो है सुलझा रहा है। तो ये तीसरा व्यक्ति जो जब सुलझा रहा है, तो यानी इन दोनों का आपस में जो एक संबंध बनता सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा, वो अब नहीं बनेगा और तीसरे व्यक्ति के हिसाब से निर्भर करेगा। तो सामूहिक सौदेबाजी का जो विकास होना चाहिए कंट्री में, उस प्रक्रिया पर जो है सो कहीं ना कहीं चोट लगेगा। तो ये आपको विवाद सुलझाने का ऐच्छिक पंच निर्णय का तरीका या विवाचन का तरीका था। अब जो अंतिम तरीका हम आपको बताएंगे वो है अनिवार्य जांच, कंपलसरी इन्वेस्टिगेशन। नाम से ही क्लियर है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो अनिवार्य जांच जो है औद्योगिक विवादों को सुलझाने का परोक्ष तरीका है, जिसमें विवाद के सभी पहलुओं को जांच करने तथा निष्पक्ष रिपोर्ट देने के लिए एक जांच न्यायालय की, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जांच न्यायालय की नियुक्ति की जाती है। सामान्यतः जांच न्यायालय की नियुक्ति जो है महत्वपूर्ण औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए किया जाता है, और इसका उद्देश्य विवाद के संबंध में सही जानकारी प्राप्त करना और उसे जनमत के समक्ष रखना होता है। जो भी डिस्प्यूट हो गया किसी भी कंडीशन को लेकर के, जनरली इसमें नेशनल लेवल का यदि मुद्दा होता है तो सरकार ज्यादातर ऐसा प्रयास करती है कि राष्ट्रीय स्तर का यदि कोई विवाद का मुद्दा है श्रमिकों के बीच में, तो उस तरह के विवाद के मुद्दों के लिए वो
जांच न्यायालय को गठित कर देती कि भाई वो आप सारे इश्यूज को देखिए उस डिस्प्यूट्स के लिए और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और उसको फिर पब्लिकली भी रखा जाता है ताकि सब जाने कि समस्या क्या थी। जांच न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर सरकार दोषी पक्ष को दंडित करने के लिए कानूनी कदम वगैरह भी उठा सकती है। मान लीजिए जबरदस्ती हड़ताल कर रहा था वर्कर का एसोसिएशन या एम्प्लॉयर एसोसिएशन जबरदस्ती तालाबंदी वगैरह कर रहा है, जांच रिपोर्ट में आया कि नहीं वर्कर का मांग जायज है, डिमांड उनका सही है, देना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में सरकार आवश्यक कदम उठा सकती है। अब इसके अपने मेरिट डिमेरिट्स हैं। अगर इसकी बात करें गुणों की, तो अनिवार्य जांच से ये पता चलता है कि विवाद के निपटारे में कौन कौन सा बाधक तत्व था, क्यों विवाद इतने दिन से चल रहा है, क्यों नहीं ये विवाद समाप्त हो रहा है, या उसमें जो पक्षकार हैं वो किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, नियोजक या श्रमिक का व्यवहार कैसा है विवाद को सुलझाने में। इससे सरकार को विवाद का जो बारीकी है उसको समझने में सहायता मिलेगी कि विवाद जो है एक्चुअल रीजन क्या है डिस्प्यूट का, और समस्या का अगर एक्चुअल रीजन मिल जाता है तो उसका समाधान जो है वो आसान हो जाता है। फिर सरकार उसके लिए जो भी समुचित कदम है उठा सकती है। रिपोर्ट जनमत में आने के भय से कई बार पक्षकार जो है अपना अपना जिद छोड़ करके विवाद में समझौता करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। उनको लगता है कि पब्लिकली उनकी जो है सो शिकायत होगी या निंदा होगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई वगैरह भी कर सकती है। तो उसके डर से भी कई बार जो है नियोजक और श्रमिक जब जांच वगैरह होते रहता है तो उसी बीच में आपसी समझौता कर लेते हैं अपने विवाद को समाप्त करने के लिए। अनिवार्य जांच की व्यवस्था से विवाद के निपटान के लिए आवश्यक वातावरण के निर्माण में भी सहायता मिलती है, क्योंकि पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, तो फिर उसके हिसाब से सॉल्यूशन खोजने का प्रयास किया जाता है। जांच लंबित रहने तक हड़ताल तालाबंदी इन सब पर रोक रहती है तो उत्पादन की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी, और प्रोडक्शन चलता रहेगा तो अल्टीमेटली फायदा है हमारे सिस्टम को ही, कंट्री को ही, इकोनॉमी को ही। तो ये एक फायदा हो जाता है कि अनिवार्य जांच वगैरह जब चलता रहे तो किसी भी प्रकार से तालाबंदी हड़ताल वगैरह नहीं हो। अब इसके भी अपने कुछ डिमेरिट्स हैं। यहाँ पर भी यही बात है कि नियोजक और श्रमिक का संगठन जो है जांच के भय से या जनमत में उनका रिपोर्ट आ जाएगा, पब्लिकली उनकी शिकायत या निंदा होगी, इस तरह की बातों को सोचते हुए विवाद का समाधान कर लेते हैं, आपस में समझौता करके एक सॉल्यूशन खोज लेते हैं। लेकिन चूंकि दोनों अपने मन से नहीं किए हैं समझौता, तो समझौता क्या होगा, वो बहुत अस्थायी नहीं होगा, समझौता काफी दिनों तक चलेगा नहीं। ये बातें हर जगह है जहां पर कलेक्टिव बार्गेनिंग को छोड़ दें तो अदर जगह कहीं भी अगर समझौता होगा तो उसका स्थायित्व बहुत नहीं होगा। हो सकता है कलेक्टिव बार्गेनिंग में भी नहीं हो, लेकिन संभावना वहां ज्यादा होती है। सरकार को इसमें सारा खर्च करना पड़ता है, जांच वगैरह करने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनानी है और उसके जो भी ऑफिसर वगैरह डिप्यूट करने हैं उनका खर्च वगैरह, तो इससे प्रशासनिक खर्च भी बढ़ेगा। जांच प्रक्रिया कई बार लंबे दिनों तक चल जाती है तो उससे विवाद लंबे समय तक चलता रहता है। तो उद्योगों में जो है उससे क्या होगा, विवाद चल रहा है तो उद्योग में एक सकारात्मक माहौल, पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि विवाद चल रहा है। नियोजक और श्रमिक भले ही हड़ताल और तालाबंदी नहीं कर रहे हैं, लेकिन विवाद तो है, और विवाद है तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक वातावरण जो है उसमें काम नहीं करेंगे। तो ये सारी समस्याएं जो है आपको अनिवार्य जांच के दोष के रूप में देखी जाती है। ओवरऑल जो पांचों तरीका है जो मैंने आपको अभी बताया, इन पांचों तरीकों का अपना अपना गुण और दोष है। और कई बार आपको प्रश्न पूछा जाता है कि भाई पांचों तरीकों के बारे में, उसके गुण दोष के बारे में बताएं, तो आंसर काफी लंबा हो जाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि आंसर को अपने 30 मिनट के अंदर समेटने के लिए जो मेन पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर दें। और अगर आपको केवल एक या दो तरीके के बारे में पूछा गया है, कई बार ऐसा भी पूछा गया है कि सामूहिक सौदेबाजी और अधिनिर्णयन को गुण दोष सहित तुलनात्मक अध्ययन करें, तो निश्चित रूप से आप सामूहिक सौदेबाजी और अधिनिर्णयन का क्या मेन कॉन्सेप्ट है वो बताना है, उनके गुण दोष क्या है बताने हैं, और फिर उन दोनों का यदि तुलना करेंगे तो फिर सामूहिक सौदेबाजी में कहीं ना कहीं श्रम संघ मजबूत होते हैं, विवाद का समाधान ज्यादा दिन तक टिकता है। अनिवार्य अधिनिर्णयन में जो है सो श्रम संघों के मजबूती पर जो है सो चोट पहुंचती है। विवाद बहुत समय दिन तक हो सकता है कि जितने दिन तक वो लागू रहेगा निर्णय उतने दिन तक रहे, उसके बाद फिर हो सकता है उस मुद्दे पे विवाद हो जाए, क्योंकि दोनों आपस में सहमत नहीं थे उस बात को लेकर के। तो इस तरह की बात है, उसमें खर्च वगैरह ज्यादा आता है। तो इस तरह से आपको आंसर को लेकर चलना होगा। एक जो प्रश्न कई बार आता है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत औद्योगिक विवादों की रोकथाम तथा निपटान के लिए गठित किए जाने वाले तंत्रों का वर्णन करें। यहाँ पे मैशनरी की बात करते हैं, ठीक है। और दूसरा उसी में क्वेश्चन एक आता है औद्योगिक विवाद को सुलझाने के लिए तरीकों का, यहाँ पर मेथड्स की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपको, जब भी ये क्वेश्चन रहे, ये हो सकता है एक्ट का नाम न भी लिखे, सीधे लिख दे औद्योगिक विवाद के रोकथाम और निपटान के लिए गठित किए जाने वाले तंत्रों का वर्णन करेंगे, ये इतना लाइन न भी लिखे। तो जब भी तंत्र की बात करें, मैशनरी की बात करें, तो आपको आईडी एक्ट की तरफ देखना है। आईडी एक्ट में जो मैशनरी थी, जिसमें आपको थी कार्य समिति, पढ़ा है आप लोगों ने? हेलो, यस सर। हाँ, तो पढ़े हैं आप? कौन कौन सा मैशनरी है उसमें आईडी एक्ट में?
कार्य समिति है एक, वर्क कमेटी हम लोग उसको बोलते हैं। दूसरा कोई बताएंगे? नहीं, आप लोगों ने पूरा सिलेबस पढ़ा है अभी तक? Yes, sir. तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। औद्योगिक विवाद अधिनियम में कौन कौन सा आपका मैसनरी है, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो मुश्किल है फिर आप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार पूछा है ये क्वेश्चन। वर्क कमेटी के अलावे अभी जैसे मैंने बताया आपको सुलभ पदाधिकारी के बारे में, तो ये सुलभ पदाधिकारी भी होते हैं, इसमें इसका भी जिक्र किया गया है, कंसलेशन ऑफिसर। उसके अलावे जांच न्यायालय भी होता है, इसमें सुलभ बोर्ड होता है, जांच न्यायालय होता है, और उसके बाद आपको यह अधिनिर्णयन होता है, एडजुडिकेशन। और अधिनिर्णयन में फिर आपको श्रम न्यायालय हो सकते हैं और अधिकरण हो सकता है और राष्ट्रीय अधिकरण हो सकता है। अधिकरण मतलब लोकल लेवल पर, और फिर राष्ट्रीय अधिकरण मतलब पूरे देश के लिए। ठीक है, तो ये जो है आपको आईडी एक्ट के तहत है, 1947 के तहत ये मैसनरी में आ गया। और मेथड्स की अगर हम बात करेंगे तो फिर जैसे मैंने आपको बताया सामूहिक सौदेबाजी, अभी हम लोग डिस्कस भी किए इस पर, मेथड्स में सामूहिक सौदेबाजी। उसके बाद आपका दूसरा कौन था? सुलह या मध्यस्थता। तीसरा कौन था बताइए फटाफट? अधिनिर्णयन। चौथा था आपको विवाचन, और पांचवा था अनिवार्य जांच। तो जब आपको मेथड्स पूछेगा तो आप इन पांचों के बारे में जिक्र करेंगे, और जब आपको मैसनरी पूछेगा तो आईडी एक्ट को जिक्र करते हुए इनके बारे में जिक्र करेंगे। क्लियर है? जी सर। सर आईडी एक्ट में वो जो ऐच्छिक विवाचन वो मशीनरी में नहीं आता है। हाँ है, वो भी है, उसको बाद में जोड़ा गया था अमेंडमेंट करके, वो भी है। अनिवार्य ऐच्छिक पंच निर्णय वाला भी है उसमें। जी ठीक। बाद में जुड़ा था, है वो। ठीक है, जी सर। कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना? नहीं सर।